तृतीय संविधान है, चंद्रशेखर आज़ाद का विचार था कि किसी घटना को अंजाम देने के बाद कुछ समय के लिए शांत हो जाना चाहिए। यदि आप निरंतर घटनाओं को अंजाम देते रहोगे तो पकड़े जाओगे। यानी कुछ समय तक कोई घटना को अंजाम दो, उसके बाद कुछ दिनों के लिए शांत हो जाइए। तो शांत होने के लिए हमें कोई ठिकाना चाहिए। तो सातार नदी का जो है, उस सातार नदी के किनारे एक आश्रम था। उस आश्रम में जाकर ये आराम करते थे और भविष्य की योजनाओं का पर विचार करते थे। जब काफ़ी लंबा समय हो जाता था तो सरकार भी या कर्मचारी भी भूल जाते हैं, तो सरकार का ध्यान भी उधर नहीं रहता था। ये इनकी नीति थी। अब क्या था, आजाद जब बहुत थक जाते थे तब वे प्रकृति के बीच जाकर विश्राम करते थे। मैंने अभी बताया कि मध्य प्रदेश में सातार नदी के तट पर हनुमान जी का मंदिर था और उस मंदिर और पर्वत के बीच एक गुफा थी। उस गुफा में उनका विश्राम स्थल था। वे फागुन के महीने में सुहावने दिनों में प्रातःकाल के समय संघर्ष से थककर अपने मित्र रुद्रदेव के साथ बैठकर आगे आने वाले संघर्ष की योजना बना रहे थे कि भाई अब आगे क्या करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए या देश को स्वतंत्र करने के लिए हम बिल्कुल शांत हो जाएं। तो उनके जो मित्र थे, रुद्रदेव थे, उनके साथ बैठकर आगे की योजना बना रहे थे। जो उनके मित्र शहीद हुए थे, उन मित्रों की याद कर करके वे बार बार उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठता था। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि अंग्रेजों ने भारत माता के पुत्रों के खून से उनका आंचल रख दिया है। भारत माता का जो आंचल है रंग दिया है। इस कृत्य के लिए, यानी अंग्रेजों इस कार्य के लिए मैं अंग्रेजों को नहीं छोड़ सकता। अंग्रेजों से बदला जरूर लूंगा। अपनी आर्मी के संगठन को मजबूत करके क्रांति का बिगुल बजाते हुए मुझे अपना दायित्व पूरा करना ही होगा। मेरा दायित्व है कि भारत से अंग्रेजों को वापस यहाँ से भगाना, भारत को स्वतंत्र कराना। और अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए हैं, मेरे साथियों का जो बलिदान हुआ है, मेरे साथियों के खून से भारत माता का जो आंचल रंगा है, मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। इस बदला लेने के लिए उन्होंने अपने मित्र रुद्रदेव के साथ आगे की योजना बनाई। और अगले दिन चंद्रशेखर आज़ाद फूलबाग की सभा में सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध एक नेता का भाषण सुन रहे थे। यानी सशस्त्र क्रांति के जो हम हथियारों से जो हम क्रांति ला रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इसके विरोध में बोल रहे थे नेताजी। यानी ये क्रांति हथियारों के बल पर देश को आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन वो नेताजी बिना हथियारों के आज़ादी के पक्षधर थे। तो वहीं पर उनके साथ जो खड़े उनके मित्र थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, उन्होंने आज़ाद को रोका कि ऐसा है जो है ज़्यादा मुगंडरा काटना ठीक नहीं है, कि देखो ना। और कहा, नेताजी को समझाया कि अनजानी बातों को मत सुनना। उन्हें इस बात का भय था कि आज़ाद कहीं पर सभा में ही अपना कार्य न कर बैठे, लेकिन उनका ये विचार भ्रम मात्र था, क्योंकि आज़ाद स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए शासन से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे, शासन से ही बचकर रहना चाहते थे। उन्होंने उन्हें बताया कि प्रयाग जाकर, क्योंकि प्रयाग जो था राजनीति का केंद्र था, हमारी जो देश की स्वतंत्रता की योजनाएं थी वो प्रयाग से ही चलती थी, क्योंकि प्रयाग में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते थे और बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता भी प्रयाग में रहते थे। तो उन्होंने बताया, किसने, उनके जो मित्र थे,
चंद्रशेखर आज़ाद के गणेशशंकर विद्यार्थी, उन्होंने कहा कि प्रयाग जाकर जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास आदि मित्रों से मिलकर आगे की योजना बनाई जाए। और इस सिलसिले में वो आगे की योजना बनाने के लिए प्रयाग गए भी। उसके बाद उनका विचार जो था अहमदाबाद जाने का था। पहले प्रयाग में योजना बनाई जाए और फिर आगे की वो योजनाओं के लिए अहमदाबाद जाया जाए। तो फरवरी सन 1931 ईस्वी में प्रयाग में जो पार्क है, एलिफेंट पार्क, उस पार्क में बैठकर अपने कुछ मित्रों के साथ वो आगे की रणनीति बनाने के लिए हुए थे। अब अपनी बातचीत चल रही थी, उनकी आगे की योजना बना रहे थे, लेकिन उनके किसी दुश्मन ने या उनके किसी विरोधी ने उनके आने की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस की गाड़ी उस पार्क के चारों ओर आकर रुक गई। पुलिस ने उनको चारों ओर से घेर लिया। आज़ाद को समझने में जरा देर नहीं लगी, अपने मित्रों को निकाल दिया वहां से थोड़ी देर में ही, और अपनी पिस्टल में गोलियां भरी और अंग्रेजों से मोर्चा लेना प्रारंभ कर दिया, यानी अंग्रेजों से मुकाबला करना शुरू कर दिया। पहली ही गोली में उन्होंने एक अफसर का जबड़ा उड़ा दिया। जो नाट बावन नाम का एक अंग्रेज था, जो एसपी था, उसने उस बट वृक्ष का सहारा लेकर, ओट लेकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आज़ाद अकेले ही उससे मोर्चा लेते रहे। उन्होंने 1 घंटे तक डटकर उस पुलिस दल का, अंग्रेजी सेना का, अंग्रेजी पुलिस का मुकाबला किया। आज़ाद ने अपनी एक गोली से एसपी की कलाई उड़ा दी। ये निरंतर पुलिस पर गोलियां बरसाते रहे जब तक उस एकाकी वीर के पास, यानी अकेले वीर के पास जब एक गोली बची तो उसने सोचा कि मैं चारों ओर से अब पुलिस से घिर गया हूँ, मेरा यहाँ बचना मुश्किल है। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों के द्वारा पकड़ाया गया तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी, न जाने मुझे कितनी यातनाएं दी जाएंगी, मेरे जो मित्र हैं उनको भी पकड़ दिया जाएगा। इसलिए जीते जी अंग्रेजी पुलिस के हाथ लगना ठीक नहीं है। और अंत में जाकर उन्होंने अपनी कटपटी पर अपनी पिस्टल से गोली दाग ली और वीरगति प्राप्त कर ली। नाटवार को उनको मरने पर भी संदेह था। वो सोच रहा था हो सकता है ये कहीं ऐसे ही ड्रामा ना कर रहे हों और कहीं बहाना ना बना रहा हो, हम पास में जाए तो हम पर हावी ना हो जाए। इसलिए उसने चंद्रशेखर आज़ाद के पैर में गोली मारकर इस संदेह को दूर किया। इसलिए आज़ाद के इस विस्मयकारी बलिदान से सारा देश स्तब्ध रह गया। आज़ाद ने जिस जामुन के पेड़ की ओट लेकर संघर्ष किया था, वह पेड़ भारतीय जनता का पूजा स्थल बन गया। अंग्रेज सरकार ने आतंकित होकर उस पेड़ को ही पूरी तरह से कटवा दिया। तो उस वीर ने भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। जो बालक मध्य प्रदेश से बनारस संस्कृत सीखने के लिए आया, संस्कृत के मंत्र पढ़ने के लिए आया, वो बालक एक क्रांतिकारी बनकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। उसकी दिशा और दशा दोनों बदल गई। ऐसे उस क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के साहस तथा शौर्य की स्मृति
आज भी जनता के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रबल कर देती है और उसके अमर बलिदान, धैर्य, शौर्य, वीरता को मैं नमन करता हूँ। उस वीर के कार्यों के कारण आज भारत देश स्वतंत्र है और हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे समस्त क्रांतिकारियों को, समस्त देशभक्तों को, जिन्होंने भारत माता को आज़ाद कराने में, स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया, वे सभी वीर हमारे स्मरणीय हैं और सम्मान के पात्र हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के शासन को यहाँ से उखेड़कर भारत माता की जो जंजीर की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ थीं, उन बेड़ियों से मुक्त कराया और एक नया भारत का निर्माण किया। ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह तथा उनके समस्त साथियों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। इस तरह से ये बलिदान सर्ग का सारांश यहीं पर समाप्त होता है। 3 सर्गों में विभक्त इस खंड का आपका सारांश, पहला सर्ग है संकल्प, दूसरा सर्ग है संघर्ष और तीसरा सर्ग है बलिदान। पाठ्यक्रम यानी परीक्षा में कब यही प्रश्न आता कि संघर्ष सर्ग का सारांश लिखिए, बलिदान सर्ग का सारांश लिखिए या संकल्प सर्ग का सारांश लिखिए। कभी कभी पहले सर्ग का लिख दो, दूसरे सर्ग का लिख दो। इस तरह से ये कहानी, ये पूरा खंड का के 2 प्रश्न आते हैं, वो दोनों मैंने बता दिए। पहला प्रश्न सारांश का होगा और दूसरा प्रश्न चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण। तो चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र के विषय में बताएंगे। आज ये बलिदान पूरा हो गया।